नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः यूट्यूब चैनल के माध्यम से कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो अभिवचन के संबंध में हम कुछ जो टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम देखेंगे कि वाद हेतुक के संबंध में क्या नियम है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि वाद हेतुक क्या होता है। तो सिंपल साधारण भाषा में यदि इसको हम समझना चाहें तो इसका अर्थ ये है कि प्रतिवादी का ऐसा कोई कार्य या कार्य लोप या गलती जिससे कि वादी को वाद लाने का अधिकार प्राप्त हो जाए, उसी को वाद हेतुक कहते हैं। अर्थात यदि दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हम ये देखेंगे कि यदि किसी वादी के विधिक अधिकारों का प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघन किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसको वाद हेतुक उत्पन्न हो जाता है और उसे दावा दायर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसके कुछ निश्चित और निर्धारित नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के आधार पर ही हम वाद हेतुक के बारे में आगे कार्यवाही करते हैं। तो क्या क्या नियम इसके संबंध में बनाए गए हैं वो हम आज देखेंगे और उसको समझेंगे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता क्योंकि वाद हेतु किस में उत्पन्न होगा? दीवानी मामलों में। और दीवानी मामलों के संबंध में जो दीवानी प्रक्रिया संहिता जिसको कि सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 में वाद हेतुक से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध दिए गए हैं, जिनको हम निम्न प्रकार से या इस प्रकार से जो है उनकी जानकारी रखते हैं। पहली बात, वाद के अंतर्गत अंतिम विनिश्चय के लिए आधार की उपलब्धि। अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अंडर द सूट। आदेश 2 नियम 1 के अनुसार प्रत्येक वाद की जो रचना है या वाद को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम विनिश्चित करने के लिए आधार प्राप्त हो जाए। जो विवादग्रस्त विषय हैं उन पर अंतिम आधार प्राप्त करने के लिए, अंतिम निर्णय प्राप्त करने के लिए आधार हो, इस तरह जो है वाद की रचना की जानी चाहिए। और जिससे कि जो अतिरिक्त मुकदमेबाजी है, यदि हम आधार सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो अतिरिक्त मुकदमेबाजी चलती रहेगी। तो इस तरह के बनाना चाहिए जिससे कि वह अंतिम रूप से विनिश्चित हो जाए। नंबर 2, वाद में संपूर्ण दावे को शामिल किया जाए। सूट टू बी इंक्लूडेड द होल ऑफ द क्लेम। आदेश 2 नियम 2 वाद रचना का दूसरा नियम जो ये कहता है और यह अपेक्षा भी करता है, वाद के अंतर्गत वह पूरा होगा जिसे उस वाद हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है, किंतु वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग को त्याग सकेगा।
पूरा दावा उसमें होना चाहिए, लेकिन धन संबंधी क्षेत्राधिकार, विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार के संबंध में यदि उनको वादी ये चाहता है कि उस कोर्ट में ही इसको लगाया जाए तो वो उसको छोड़ सकता है, अन्यथा संपूर्ण दावे को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। दावे का भाग का त्याग, जहां दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ करता है या उसे साक्ष्य आशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार के लोभ किए गए या त्यागे गए भाग के बारे में वाद नहीं ला सकेगा। जो वादी है यदि वह किसी भाग को त्याग देता है, दावे के किसी भाग को, तो दोबारा उसके संबंध में वह वाद नहीं ला सकेगा। तो तीसरा जो नियम है वो ये कहता है, वाद हेतु का संयोजन, जोइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। आदेश 2 नियम 3 के अनुसार अन्यथा उपबंधित के सिवाय वादी एक ही प्रतिवादी या संयुक्त रूप से कई प्रतिवादियों के विरुद्ध एक या अधिक वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित या एकीकृत कर सकेगा, और ऐसे वाद हेतुकों वाले अनेक वादी जिनमें से वे एक ही प्रतिवादी या एक ही संयुक्त प्रतिवादी के रूप से हितबद्ध हैं, ऐसे वाद हेतु को उसी वाद में संयोजित कर सकेंगे। अर्थात जो कई सारे वाद हेतुक हैं उनको एक साथ संयोजित, जो कि उन्हीं प्रतिवादियों के संबंध में है, तो उनको एक साथ क्या किया जाना चाहिए, एक साथ संयोजित उनको किया जाना चाहिए। लेकिन इससे कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, और उस अपवादों को छोड़ते हुए ही इस तरह के वाद हेतुकों का संयोजन जो है किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नंबर नेक्स्ट जो है वो ये कहता है, निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध दावे, क्लेम बाई और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर्स। आदेश 2 नियम 4 के अनुसार जहां किसी निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध उसका उस हैसियत में लाया गया कोई भी दावा व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए दावों से तब तक संयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतिम वर्णित दावों के बारे में यह अभिकथित न किया गया हो कि वे उस संपदा के बारे में पैदा हुए हैं जिसके बारे में निष्पादक, प्रशासक या वारिस की हैसियत में वादी वाद लाया है या प्रतिवादी पर वाद लाया गया है, या जब तक कि वह अंतिम वर्णित दावे ऐसे न हों जिनके लिए वह उस मृत व्यक्ति के साथ जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है संयुक्ततः हकदार या दायी है। तो आदेश 2 नियम 4 क्या कह रहा है, निष्पादक या प्रशासक या वारिस द्वारा उसके विरुद्ध दावे लाए जा सकते हैं और उनके संबंध में व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा विरुद्ध लाए गए दावों में तब तक संयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतिम वर्णित दावों के बारे में यह अभिकथित न किया गया हो कि वे उस संपदा के बारे में पैदा हुए हैं जिनके बारे में निष्पादक, प्रशासक या वारिस की हैसियत में वादी वाद लाया है या प्रतिवादी पर वाद लाया गया है। तो इस प्रकार से ये भी एक वाद हेतुक के संबंध में आपका एक नियम है जिसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट वो ये कहता है, पृथक पृथक विचारण के लिए आदेश देने की न्यायालय की शक्ति, कोर्ट्स पावर टू ऑर्डर टू सेपरेट ट्रायल्स। आदेश 2 नियम 6 के अनुसार जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक ही वाद में वाद हेतुकों के संयोजन से विचारण में उलझन या विलंब हो जाएगा या ऐसा करना अन्यथा असुविधाजनक होगा, वहाँ न्यायालय एक पृथक विचारण का आदेश दे सकेगा
या ऐसे अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय के हित में उचित हों। जब ऐसा लगता है कोर्ट को कि जो विचारण है उससे लंबा खिंच जाएगा संयोजन से वाद हेतुकों के, तो वह उनके अलग अलग विचारण का आदेश भी उसके द्वारा दिया जा सकता है, जिससे कि सुविधाजनक रूप से न्याय प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है वाद हेतुकों का कुसंयोजन तथा उसके बारे में आक्षेप, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड ऑब्जेक्शन टू इट। आदेश 2 नियम 7 के अनुसार वाद हेतुकों के कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे जब तक कि आक्षेप का आधार पीछे पैदा न हुआ हो, और यदि ऐसे आक्षेप किया जाता है तो वह आक्षेप अधित्यक्त या परित्यक्त मतलब वेव कर दिया समझा जाएगा। अर्थात आदेश 2 नियम 7 के अनुसार वाद हेतुकों के कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव पहले ही अवसर पर किए जाएंगे और सभी मामले जिसमें विवादक फ्रेम किए जाते हैं, विवादक जिसमें वादी और प्रतिवादी जिनमें विवाद है, जिसको कि हम कोर्ट की भाषा में तनकियात कायम करना कहते हैं, तो ऐसे तनकियात के स्थिरीकरण, तनकियात कायम करने के समय या उससे पहले ही ऐसे आक्षेप कुसंयोजन के संबंध में किए जाएंगे जब तक कि ऐसे आक्षेप का आधार बाद में पैदा न हुआ हो। अर्थात यदि कोई आक्षेप है किसके संबंध में, वाद हेतुकों के कुसंयोजन के संबंध में, जो वाद हेतुक हैं उनको सही तरीके से संयोजित नहीं किया गया है, मतलब वो संयोजित नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जो आक्षेप है अर्थात उनके बारे में जो कहें कि आक्षेप मतलब उनके संबंध में कोर्ट को बताया जाएगा कि भाई ये गलत किया जा रहा है, तो वो इश्यूज फ्रेम होने से पहले होने चाहिए, उसके पश्चात नहीं, जब तक कि मामला ऐसा न हो कि जो बाद में ही इश्यूज फ्रेम होने के बाद में ही जो है वो आया हो, अर्थात इश्यूज फ्रेम होने के बाद में वो पैदा हुआ हो। उसके अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में इश्यूज तनकियात कायम होने से पहले ही ऐसे कुसंयोजन के बारे में बताया जाएगा। अंतिम जो बात कही है वो ये है कि वाद का अधिकार कपट से उत्पन्न नहीं होता है। जो न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा जिसका वाद हेतु किसी अनैतिक या विधि विरुद्ध कार्य पर आधारित है। इसके लिए देखना यह हुआ कि क्या वैधता इस प्रकार की है कि वादी उस अवैध कार्य के बिना वाद नहीं ला सकता जिसमें वह शामिल हुआ था। यदि अवैधता तुच्छ है और वादी के लिए अपने मामले को उस अवैधता पर आधारित करना आवश्यक नहीं है, तो लोक नीति की मांग है कि प्रतिवादी को उस स्थिति का लाभ न देने दिया जाए। यद्यपि कठोरता से यह देखना होगा कि वादी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अवैधता को किसी दूसरा रूप तो नहीं दे रहा है, परंतु यहाँ विषय स्पष्ट हो और वाद हेतु के किसी भाग के तौर पर अवैधता का अभिकथन करने या उसके सिद्ध करने की आवश्यकता न हो तथा विधि विरुद्ध उद्देश्य की पूर्ति से पूर्व ही वादी पीछे हट गया हो, तो प्रतिवादी के अभिकथन को नहीं माना जा सकता जब तक कि वह ऐसे भयंकर प्रकृति की न हो जिससे न्यायालय की चेतनता अर्थात अवेयरनेस पर आघात न पहुंचाओ। तो कपट से उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है इसको स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार वादी अपने वाद को ला सकता है। तो ये वाद हेतुक संबंधी जो नियम हैं वो आदेश 2 में दिए गए हैं। सीपीसी में आप आदेश 2 पढ़ रहे हैं, तो सीपीसी के आदेश 2 के जो नियम हैं उनके आधार पर ही ये वाद हेतुक के संबंध में नियम
बनाए गए हैं, बताए गए हैं और उन्हीं के आधार पर एक दावे को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसके संबंध में आप जो कोई भी जानकारी हो तो आप लेनी हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।